नमस्कार। उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ डॉक्टर पवन सचान जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय शर्मा, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, आज के वीडियो लेक्चर में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ इकाई से बाल विकास पर चर्चा करूँगा। आज के वीडियो लेक्चर को आरंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का सदैव पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं एवं भीड़ भाड़ से बचें। इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ कि टीका अवश्य लगवाएं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप जान पाएंगे कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र क्या हैं, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा भाषा विकास के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक शिक्षक के लिए बच्चों में वृद्धि एवं विकास के तौर तरीकों को समझना बेहद ज़रूरी है। हम जब बच्चों की शैक्षणिक समझ की चर्चा करते हैं तो दो शब्दों से रूबरू होते हैं, वृद्धि एवं विकास। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र का संबंध है, वृद्धि एवं विकास में एक अंतर होता है और इन अंतरों को हम देख पा रहे हैं कि वृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है कि आकार में बढ़ोतरी, जैसे कि भार और लंबाई, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है वह वृद्धि कहलाती है। जबकि रूप आकार में परिवर्तन, जैसे कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, वह विकास कहलाता है। दूसरा बिंदु कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाती है, जबकि विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। वृद्धि विकास का ही एक अंश है, यानी कि जब हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ की बात करते हैं तो वो विकास का ही एक भाग होता है। विकास वृद्धि से बृहत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विकास में हम परिवर्तनों को संपूर्णता से संबोधित करते हैं। जितने भी बालक में या बच्चे में जितने भी परिवर्तन हो रहे होते हैं उसको हम उसकी टोटलिटी में स्टडी करते हैं। आगे की वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है, यानी कि जैसे ही बच्चे के शरीर में मैच्योरिटी आती है, ग्रोथ होना रुक जाती है। जबकि दूसरी तरफ विकास जीवन के विस्तार तक अनवरत चलता रहता है। मानव जीवन जब तक रहता है विकास होता रहता है। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि में अवलोकन योग्य या माप योग्य पैरामीटर्स आते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम, उन पैरामीटर्स को हम वृद्धि में काउंट करते हैं। जबकि गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस को हम विकास में देखते हैं, जिनको दृष्टि से या अपने संवेगों से जान पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको हम विकास में देखा जाता है। सामान्य बच्चा एक बढ़ता हुआ अस्तित्व है। वह ऊंचाई में बढ़ता है, उसका भार बढ़ता है, वह अपनी गतियों, ज्ञान, भावनात्मक नियंत्रण, सामाजिक सामंजस्य, भाषाएं और अन्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास के पहलुओं को अर्जित करता है। देखा गया है कि वृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वृद्धि और विकास, उसको हम देख पाते हैं कि वे कुछ सिद्धांतों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कुछ सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं। पहला, जैसे कि विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, यानी कि विकास कोई बेतरतीब ढंग से नहीं होता है। सभी बच्चों का विकास एक जो मॉडल है उसके अनुसार होता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस मॉडल से बहुत ज़्यादा इतर यदि विकास की गति है तो ये चिंता का विषय होता है। दूसरा कि हम देखते हैं विकास की दिशा सिर से पुच्छ की ओर और केंद्र से परिधि की ओर होती है। यानी कि जब बालक का शरीर जब बढ़ना शुरू होता है तो पहले विकास जो है सिर का होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे के शरीर का होता है। इसी तरह से जो
केंद्रीय अंग हैं उनका विकास पहले होता है, और जो पेरिफेरल यानी कि परिधि पर, जैसे कि हमारी हाथ हो गए, हथेलियाँ हो गई, और ऐसे ही पैर के पंजे हो गए, इस तरह इनका विकास बाद में होता है। तो ये विकास की एक दिशा के बारे में सिद्धांत है। और ये देखा गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चे के गर्भधारण से लेकर समाधि तक चलती रहती है, यानी कि जीवन पर्यंत इसकी सतत प्रक्रिया होती रहती है। आगे यह भी देखा गया है कि वृद्धि और विकास दर एक समान नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कुछ बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का धीमी गति से होता है। तो इसमें ये कोई तय बात नहीं है कि सभी बच्चे एक ही दर को अपनाएंगे। यही बिंदु अगले पॉइंट में है कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अपने आप का अपना एक तरीके से आगे बढ़ता है, और सारे बच्चे एक ही तरीके से बढ़ें ये आवश्यक नहीं है। आगे विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है, यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर उसी प्रतिक्रिया में वह उस प्रतिक्रिया की जो विशिष्टताएं होती हैं, जैसे कि बच्चा पहले किसी गेंद से खेल रहा है तो पहले वो गेंद को फेंकेगा, पकड़ेगा, ये काम करेगा। उसके बाद वो हो सकता है कि फिर वो गेंदों को अरेंज करना सीख जाए, गेंदों का साइज़ के हिसाब से उसको प्रयोग करना सीख जाए। तो ये विशिष्टता जो है बाद में आती है। सामान्यतः वो पहले एक जो सामान्य जनरल सी एक्टिविटी है उसकी तरफ बच्चे का ध्यान जाता है। अगला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत से हमारा मतलब ये है कि बच्चे की जितनी भी विकास की गतिविधियां हैं उनकी दिशा इस तरह से होती है कि जो बच्चे का शरीर है उसका विकास एक इंटीग्रेटेड बॉडी के अनुसार हो, यानी कि सारी प्रक्रियाएं एक ही ओर उनका रुझान रहता है। और अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि सारी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक का संबंध दूसरे से है। अंत में यदि हम देखें तो विकास की शुरुआती चाल को देखते हुए हम बच्चे के भविष्य के विकास के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम शुरू के 2-3 सालों में देखते हैं कि बच्चे का विकास जो उस एज के लिए स्पेसिफिक है उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि हमें उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भविष्य का विकास जो है वो बच्चे के वर्तमान विकास से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि जो वृद्धि एवं विकास हैं इसको हम कैसे देखते हैं। तो ये देखा गया है कि बालक की जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उम्र के जो विभिन्न पड़ाव हैं, विभिन्न स्तर हैं, वहाँ पर वृद्धि और विकास का तौर तरीका बदल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो फेज़ है जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का काल है। फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो काल होता है उसको हम प्रारंभिक बचपन बोलते हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का काल को बाद का बचपन कहा जाता है, और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय अवधि को हम किशोरावस्था बोलते हैं। इसके बाद भी विकास जो है चलता रहता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, यह अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन हमारे लिए अभी 18 वर्ष तक का ही हम लोग यहाँ तक चर्चा करेंगे। वृद्धि एवं विकास के पहले स्तर की यदि हम बात करें तो जो शैशवावस्था है इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, और उस समय वह बड़ा ही मोहक वातावरण रहता है। बच्चे के आसपास जितने भी लोग रहते हैं बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, बच्चे के साथ बोलना चाहते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये जो अवधि है, इसमें ये देखा जाता है कि जितना माहौल खुशनुमा रहेगा उतना बच्चा जो उसकी जो शुरुआती संवेगात्मक विकास है वो उतना ही अच्छा रहता है। तो ये ज़रूरी है घर का माहौल जो है वह स्वस्थ रखा जाए।
और शैक्षिक रूप से हम बात करें तो हम बात करेंगे कि 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार यह कल्पना की गई है कि स्कूलों में, विद्यालयों में प्री प्राइमरी एजुकेशन भी शुरू की जाए। तो हमारे यहाँ विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिका भी आएंगे। तो इनके बारे में यदि कुछ जानकारी प्राप्त करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 से 6 वर्ष तक की बात करें तो इसमें शारीरिक विकास की जो वृद्धि की जो तुलना है वो धीमी पड़ जाती है। शैशवावस्था की तुलना में यदि हम बात करें तो देखा जाता है कि शैशवावस्था यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे का विकास बहुत तेज़ गति से होता है। उसका चाहे उसके सिर की बात करें, चाहे उसके शरीर की बात करें, सभी में जो वृद्धि की जो दर है बहुत तीव्र होती है। लेकिन शैशवावस्था के बाद जो 2 से 6 वर्ष तक का जो काल है उसमें वृद्धि कुछ धीमी पड़ जाती है। देखा गया है कि जो पैरों की वृद्धि है वो तो तेज़ रहती है, और ये भी है कि बच्चों के जो पैर होते हैं वो उनकी पूरी लंबाई का लगभग आधा भाग होते हैं। लेकिन सिर की वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और यदि 5 वर्षों की आयु तक के लड़कों का यदि हम बात करें तो उनका औसत भार 43 पाउंड और लंबाई 43 इंच होती है। तो ये औसत है, बच्चों का जो है इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक स्वस्थ बालक का इतना होना चाहिए। आगे यदि हम बात करें मांसपेशियों की, मसल्स की, तो जो छोटी और सूक्ष्म मांसपेशियां हैं इनकी तुलना में बड़ी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं। और जो ब्रेन है बालक का, मस्तिष्क है, वह अपने वयस्क भार यानी कि एडल्ट जो उसका वेट रहेगा उसका 90% तक का डेवलपमेंट विकास इस अवधि के दौरान हो जाता है, 2 से 6 वर्ष तक हो जाता है। यदि हम बोधात्मक विकास की बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक बोधात्मक विकास में हम देखेंगे कि जो भी सामूहिक गति संचालन हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, जो बच्चे के शरीर के द्वारा जो होनी है, उसमें विभेदीकरण और एकीकरण का मतलब जो सिद्धांत जो गतिविधियां हैं उस स्तर तक पहुंच जाती हैं। विभेदीकरण माने कि बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है चीज़ों को, अपने शरीर मतलब अपने कॉग्निटिवली देख पा रहा है कि ये जो गेंद है ये छोटी है, ये बड़ी है, इस तरह से वो चीज़ों में विभेद कर पा रहा है। दूसरी तरफ वो है एक जैसी चीज़ों को एक ही ग्रुप में का मानकर उनको जान पा रहा है कि ये सारी चीज़ें एक जैसी, जैसे कांच की चीज़ें हैं तो ये कांच की चीज़ें हैं, ये स्टील की चीज़ें हैं। तो ये संकल्पनाओं का जो है एकीकरण बच्चे के अंदर हम देखते हैं वो हो पा रहा होता है। इसके अलावा बच्चा स्वयं से भोजन करना, खुद से कपड़े पहनना, नहाना, कंघी करना, और यहाँ तक कि पेंसिल का भी उपयोग जो है 5 से 6 वर्ष की आयु तक कर पाता है। ये आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जब आपके घर में यदि इस आयु वर्ग के बालक या बालिकाएं हैं तो आप यदि उनको ऑब्जर्व करो तो आप देख पाओगे कि ये सारे काम वो आसानी से कर पा रहे हैं। भाषा की यदि हम बात करें तो भाषा का विकास निरंतर होता रहता है, और बच्चा कम से शुरू करके धीरे धीरे अपना जो भाषा का शब्दावली का जो ज्ञान है वो बढ़ा रहा होता है। तो जैसा कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि 1 वर्ष तक बालक 3 शब्दों को जान पाता है, 2 वर्ष तक 272 शब्दों को जान पाता है। ये औसत हैं, इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर 4 वर्ष में आप देख रहे हो कि 1560, और 6 वर्ष तक 2562 शब्दों को बच्चे की जो जानकारी है उन शब्दों के बारे में, उसका मतलब और उसका प्रयोग बच्चा जान पाता है। तो ये भाषा के बारे में मोटा मोटी ये हमने बताया। और अगर आगे चलकर हम देखें बौद्धिक विकास, तो 2 से 6 वर्ष तक किस तरह का बौद्धिक विकास बालक के अंदर होता है। तो बच्चा भौतिक और सामाजिक जितनी भी उसके आसपास वास्तविकताएं हैं, रियलिटीज़ हैं, उसकी संकल्पना बनाना शुरू कर देता है। यानी कि वह देखता है कि सड़क से क्या मतलब है, हाईवे का क्या मतलब है, यदि उसके आसपास इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। घर के अंदर भी
सामाजिक तौर तरीके जो होते हैं कि ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, तो इस तरह के जो शब्दों का वो मायने समझने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है इन चीज़ों का बच्चों के अंदर स्टार्ट हो जाता है। 6 वर्ष तक की यदि बात करें तो बच्चा जो है वस्तुओं के आकार, आकृति, रंग, टाइम, डिस्टेंस और इन सब चीज़ों का भी बोध उसके अंदर विकास कर चुका होता है। अच्छा, इस स्तर में ये देखा जाता है कि बच्चों की जो मेमोरी होती है, चीज़ों को याद करने की जो क्षमता है, वह बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे यदि उनको बोला जाए कि आपको ये ABCD जिसको बोलते हैं ABCD सुनाओ, या ये क ख ग सुनाओ, या कोई पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चे जो है बस वो उनको स्टार्टिंग आप बता दो कि 2 दूनी 4, तो उसके बाद वो एकदम एक ही सांस में सारा वो बता देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि बच्चों ने जो भी रट कर याद किया है उसको दोबारा से रिकलेक्ट करना और उसको रिप्रोड्यूस करना इस अवधि में बच्चों के अंदर ख़ास तौर से डेवलप हो चुका होता है। जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात करें, सृजनशीलता की बात करें और इमेजिनेशन की बात करें, तो इस अवधि में 2 से 6 वर्ष तक बच्चों के अंदर इसका भी विकास शुरू हो जाता है। अपनी परिपक्वता तक नहीं पहुँचता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग इसी एज ग्रुप में होती है। और बच्चा जो है जो अपना आत्मचिंतन और रीजनिंग की यदि हम बात करें, तो जितनी भी मूर्त सामग्रियां हैं, यानी कि जिन चीज़ों को वो देख सकता है, जिनको वो हाथ में पकड़ सकता है, उनके बारे में वो बच्चा सोचना शुरू कर देता है, उनके बारे में रीजनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि बच्चा उसके सामने संतरा और सेब रखा हो, तो वो देख के बता सकता है कि 2 तरह के फल हैं, एक संतरा है और एक सेब है। लेकिन यदि आप उनको एक अमूर्त चीज़ के बारे में पूछो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके सामने नहीं है, तो उसके बारे में चिंतन करना या तर्क करना बच्चे औसत तौर पर से बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचर्स के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इस एज ग्रुप के बच्चों के सामने जब भी कोई हम कॉन्सेप्ट, कोई भी नया फैक्ट या कोई चीज़ बोलते हैं, तो कोशिश करें कि वह चीज़ मौजूद रहे सामने। तो उससे बच्चों का जो उस वस्तु के बारे में संकल्पना है, उसके बनने में सहायता ज़्यादा मिलती है। बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है और समस्याओं के समाधान में व्यस्त रहता है। जैसे कि मान लो कहीं बच्चे धागे से खेल रहे हैं और धागा उलझ गया, तो वो कोशिश करेगा कि उलझे हुए धागे को किस तरह से सुलझाया जाए। वो उसको छोड़ नहीं देगा। या उसके खिलौने में कोई दिक्कत आ गई तो उस खिलौनों को सही करने की वो पूरी प्रयास करेगा। और ऐसे खेल खेलेगा जिसमें असली चीज़ों के प्रतीक जो है उसका इस्तेमाल करने लग जाता है कि ये जो है ये कार है, या ये शेर है, ये चीता है, तो वो कागज़ पे शेर लिख लेगा, चीता लिख लेगा और अपने खेल में उसको इस तरह से प्रयोग करेगा कि वो वास्तव में ही शेर या चीता हैं। तो जो प्रतीकात्मक खेल हैं वह इस एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो कि आप लोग भी देखते होंगे अपने घर में, कि इस एज ग्रुप के बच्चे अपने आसपास में जो भी चीज़ देख रहे होते हैं उसके बारे में नॉन स्टॉप वो क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं। कि जैसे कि कोई पंखा यदि चल रहा है तो पूछेंगे कि ये आपसे पूछेंगे, मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा से पूछेंगे ये पंखा जो है वह इसी तरह से क्यों घूम रहा है, उल्टी तरह से क्यों नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड है हमारे लिए, कि हम सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन बालक जो है वो इस समय सोचने लग जाता है कि ऐसा इसका उल्टा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि चीज़ें एक ही तरह से हो रही हैं। तो इस तरह से बच्चा पूछना शुरू कर देता है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनसे संवाद बनाएं और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। और मतलब सटीक उत्तर देना तो हमेशा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन संवाद जरूर बनाएं, उनसे बात जरूर करें, उनके क्वेश्चंस को नकारें नहीं। सामाजिक विकास की यदि बात करें तो बच्चों में अपने और अपने वातावरण के प्रति एक विश्वास और अविश्वास दोनों की समझ विकसित होती है। यानी कि बच्चा ये जान पाता है कि ये मेरे घर के हैं, ये मेरे घर के नहीं हैं, ये अनजान हैं, अनजान लोगों से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, उनका दिया हुआ कोई वस्तु खानी नहीं है। तो ये जो समझ है बच्चे के अंदर बननी शुरू हो जाती है, विकसित हो जाती है।
एक और चीज़ है कि बच्चों के अंदर एक स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। बच्चा मतलब अपने आप को इस तरह से रखता है कि ये चीज़ मैं खुद से कर सकता हूँ। आप यदि बच्चे को कपड़े पहनाने की कोशिश करोगे या कमीज़ के बटन लगाने की कोशिश करोगे तो बच्चा बोलेगा नहीं, मैं अपने आप से ये बटन लगाऊँगा। वो लगा पाता है, लगा पाती है, वो दूसरी बात है, लेकिन बच्चे के अंदर ये भावना विकसित हो जाती है वो कमीज़ के बटन खुद से लगाए। दूसरा कि बच्चे का जो सामाजिक वातावरण है, अब तक इससे पहले आयु वर्ग तक बच्चे का सामाजिक वातावरण घर तक ही सीमित था, लेकिन अब घर के बाहर तक ये सामाजिक वातावरण फैल जाता है। वह बाहर भी अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से, वहाँ के रहने वाले लोगों से मिलता जुलता है। यदि वह विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय में और लोगों से मिल जुल रहा है, वैन के ड्राइवर से मिल रहा है और भी कई जैसे दुकानदारों से बातचीत कर रहा है। तो जो भी घर के बाहर जो भी लोग हैं उनसे भी उसका सामना होता है। दूसरा ये देखा गया है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें लड़का लड़की का भेद नहीं होता है, सभी बच्चे एक साथ खेल खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का खेल अलग है, लड़कों का खेल अलग है। एटलीस्ट 2 से 6 वर्ष तक इसमें सब जो है मिलकर खेलते हैं। और दूसरा यह है कि बच्चे जो हैं कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों से उनकी दोस्ती हो जिनकी रुचियाँ, जिनके इंटरेस्ट उनसे मैच करते हों। और जो दोस्ती भी होती है, जो मित्र ग्रुप बनते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के बनते हैं जिनमें कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। यानी कि कोई खेल एक ऐसा हो जिसमें उनका मन लगता हो, एक साझा खेल हो, या कोई और जैसे कि बताते हैं हम, जैसे आजकल तो जैसे बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो वो मोबाइल गेम पूछते हैं कि तुम ये वाला गेम खेल पाते हो कि नहीं खेल पाते, तो वो भी चेक करते हैं, तो उनकी भी दोस्ती हो जाती है। और टीवी सीरियल वगैरह भी जैसे बच्चे देखना शुरू कर देते हैं, तो इन आधार पर कि तुम्हें ये वाला कैरेक्टर पसंद है कि नहीं है, तो इस आधार पर भी दोस्ती होती है। तो और भी कई इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन बच्चे जो हैं रुचियों को समझने लग जाते हैं और दूसरों में वो रुचियों को ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। इस एज ग्रुप में जो परियों की कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, जानवरों की कहानियाँ होती हैं, जैसे कि पंचतंत्र, तो इसमें बच्चे रुचि लेते हैं, क्योंकि बच्चे इस समय ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ों में जान होती है, सभी चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर संवेगात्मक क्षमता होती है, तो वो एक कल्पना में जी रहे होते हैं। तो कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपने भी देखा होगा कि इस आयु वर्ग के बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके कहानियों के द्वारा जो है पढ़ाया जाना चाहिए। एक जो इसमें थोड़ा सा सीरियस मुद्दा है कि इस एज ग्रुप में बच्चों के अंदर एक नकारात्मकता भी बढ़ती है, एक नेगेटिव फीलिंग भी बढ़ती है। और ये देखा गया है जितना ज़्यादा बच्चे के आसपास जो बड़े लोग हैं, जितना उनका टोका टाकी करेंगे कि ये मत करो, कि ये मत छुओ, ये मत ऑन करो, तो उतना ही बच्चों का व्यवहार जो है नकारात्मक हो जाता है और उनके अंदर कुंठा बढ़ती जाती है। तो ऐसे में हम जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, तो उसका तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इतना उनको मौका देना चाहिए कि चीज़ों के साथ वो प्रयोग कर सकें, जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। और यदि उससे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी कोई दुर्घटना का यदि चांस नहीं है आपके सुपरविज़न में, तो उनको करने देना चाहिए कि ये करके देख लें और समझ लें कि इसमें क्या है। ज़्यादा टोका टाकी से बच्चे के अंदर नकारात्मकता और कुंठा जो है वह पैदा होने लग जाती है। एक और है कि बच्चा जो भी गतिविधियां करता है उसके सेंटर में फोकस यही रहता है कि उसको एक सामाजिक मान्यता मिले। उसके जो माता पिता हैं और जो फैमिली में और भी लोग हैं वह उसकी तारीफ़ करें। यदि वो स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर उसकी तारीफ़ करें कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। कोई कविता उसने याद करी है तो वो कविता सुनाएगा, और कविता सुनाने के बाद उसका यह है कि मेरी तारीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जिन बच्चों की तारीफ़ नहीं होती है या जिनको अनदेखा कर दिया जाता है तो वो कुंठित हो जाते हैं। तो हम पेरेंट्स को और टीचर्स को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को यदि हमने कोई कुछ काम दिया है तो काम चाहे उसने ठीक से किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन हमें खुले दिल से तारीफ़ करनी चाहिए। ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।
इस आयु वर्ग में यदि हम भावनात्मक विकास की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चे अपनी भावनाएं बड़ी जल्दी से बदल देते हैं। यदि वो अभी किसी बात पर गुस्सा हैं और यदि आपने उनकी बात मान ली तो तुरंत वो उनका मूड बदल जाता है, खुश हो जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि बच्चे यदि उनको कुछ चीज़ बुरी लगी है तो उनकी जो हाव भाव हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इस तरह से हो जाती है कि आप समझ जाते हो कि बच्चा खुश नहीं है, बच्चा नाराज़ है, तो वो अपनी भावनाओं को छुपाने में असफल रहते हैं। यदि उसको बुरा लगा है तो वो इस तरह से आपके सामने क्रियाएं करेगा, इस तरह से एक्टिविटीज़ करेगा कि आप जान जाओगे बच्चा जो है वो नाराज़ है। यदि खुश है तो वो इस तरह से उछलेगा, कूदेगा और बड़ा अच्छा मनमोहक वातावरण रहता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो भावनाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि एक जैसी रहती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उम्र में तो हम देखते हैं कि यदि 2 साल 3 साल का बच्चा ज़िद्दी है, बोलते हैं कि हर बात पर ज़िद करता है, तो हो सकता है कि 6 साल तक आते आते उसका ज़िद्दीपन जो है वो कम हो जाए, या वो हर बात के लिए बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ये देखा जाता है, यदि आप किसी पेरेंट से बात करो तो आप जानोगे कि वो भी इस बात को मानेंगे कि बच्चे के अंदर बदलाव आता है। भावनात्मक रूप से एक जैसा उसका व्यवहार नहीं रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ भावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ ऐसी भावनाएं जो पहले नहीं थी, जो उसका रिएक्शन पहले जैसा नहीं होता था वो अब होने लगा है। तो कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। अब ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कुछ विकास मानदंड दे रखे हैं कि 2 वर्ष तक बच्चा क्या कर सकता है, 3 वर्ष तक क्या कर सकता है और 4 से 5 वर्ष तक क्या कर सकता है। तो ये जैसे विकास की बात करें, हम सूक्ष्म गति समन्वय की बात करें, बोधात्मक विकास की बात करें, व्यवसायीकरण की बात करें, अनुकूल व्यवहार की बात करें, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ख़ास उम्र तक या एक ख़ास आयु वर्ग तक ही सारी चीज़ें कर पाएगा। इसमें जैसा कि बोला गया, पहले भी बात की गई है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी देखे जाते हैं और अपनी गति बच्चे की खुद अपनी होती है। और लेकिन फिर भी यदि हम एक एवरेज देखें तो ये हमारे लिए एक आप ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकता है कि हम अपने बच्चे को इनके अकॉर्डिंग जांच सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो मतलब एबनॉर्मल तो नहीं है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो हमेशा रहेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 साल का अंतर बच्चों में रहता ही है। तो अभी तक हमने देखा कि 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या क्या शैक्षणिक रूप से पैरामीटर्स हैं और उसके लिए एज ए टीचर हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं। इसके बाद वाला जो आयु वर्ग है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इसको ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।